जी हां, डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। आज हम बात करेंगे ईरान के बारूदी जवाब की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक अटैक क्या रंग लाता नजर आ रहा है। ट्रंप करने क्या वाले हैं, ईरान के साथ और क्या बुरा होने वाला है, जानने की करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध दरअसल अब नए दौर में पहुंच चुका है। ये नया दौर है जंग का। अमेरिका की आर्थिक स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने समंदर के पानी में बारूदी आग लगा दी। एक बार फिर हॉर्मुज में विध्वंस हुआ है। जोरदार धमाके से ऑयल टैंकर में लग गई आग और पूरा इंजन रूम तबाह हो गया। मतलब अमेरिकी हमलों के बाद जो जंग जमीन पर लड़ी जा रही थी, अब वो समंदर में पहुंच चुकी। जहां राष्ट्रपति ट्रंप के नवंबर प्लान का भी पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव के जरिए ही प्रहार करेगा, लेकिन मिड टर्म चुनाव के बाद ईरान पर एक बार फिर बड़े हमलों की आशंका बनी हुई है। मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। और हमारे साथ इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा देते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ताजा खबरें सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करता हूं। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध को ईरान का जवाब, और यह जवाब क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट में एक और ऑयल टैंकर पर ईरान ने कर दिया हमला। ओमान तट पर ऑयल टैंकर को किया गया है टारगेट। ये देखिए आप, धमाके से शिप का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया है। जी हां, ईरान की तरफ से जितने भी हमले किए जाते हैं, पूरी एहतियात इस बात की बरती जाती है कि जो लोग शिप में सवार हैं उनकी जान ना जाए, ऐसी नौबत ना आए, लेकिन इंजन रूम पूरी तरह से तबाह हो जाए। यही स्ट्रैटेजी इस वक्त भी सामने आई है। IRGC पर हॉर्मुज में हमले का शक जताया जा रहा है। तो ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में किस तरह से ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। यह शक जताया जा रहा है ऐसे वक्त में जब तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध तामील करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है ईरान पर, और यह हमला आने वाले वक्त के लिए कई बड़े संकेत देता नजर आता है। तो अमेरिका को ईरान का जवाब है ये। हॉर्मुज में टैंकर पर किया गया प्रहार। ट्रंप ने क्या किया और मुश्तबा का एक्शन क्या है बताते हैं आपको। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। हॉर्मुज पर हमले से आर्थिक प्रतिबंध का जवाब देता नजर आ रहा है ईरान। 5 पॉइंट में पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। पहला, ओमान तट से गुजर रहे टैंकर पर रॉकेट या मिसाइल से हमला हुआ है। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में धमाका होता है और आग लग जाती है। ऑयल टैंकर पर हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने ऑयल टैंकर पर हमले की पुष्टि कर दी है, यानी हमला तो हुआ है, ऑयल टैंकर को नुकसान तो पहुंचा है। ऑयल टैंकर पर हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हम तो जिक्र कर रहे हैं ईरान का। ईरान पर शक है क्यों, यह जान लीजिए। तेहरान ने अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध का जवाब देने की चेतावनी दी थी। बड़ी बात यह है कि हमले के कुछ घंटे बाद हॉर्मुज में अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर का प्रस्ताव सामने आया। ईरान और ओमान के बीच माइन साफ करने और सुरक्षित रास्ते पर भी बात हुई है। तो देखिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान पर और ज्यादा पाबंदियां तामील करने की कोशिश कर रहा है। प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हॉर्मुज स्ट्रेट में यह जवाब दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में अब तक कितने हमले हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए, पूरा ब्यौरा आपके सामने। हमले हुए 68 हमले हुए हैं। 20 नाविकों की अब तक मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं इन हमलों में। तो हॉर्मुज में विनाश की गाथा कैसे लिखी जा रही है। ईरान की सख्ती देखिए। नियम उल्लंघन पर 45 टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। सख्ती का असर दिख रहा है। हॉर्मुज और रेड सी की यात्रा सबसे खतरनाक यात्रा है आज की तारीख में। गुजरने वाले जहाजों का बीमा मुश्किल हो रहा है। कौन करेगा इंश्योरेंस?
कंपनियों का बीमा रिन्यू करने से सीधे तौर पर इनकार सामने आया है, क्योंकि कोई भी इतना जोखिम नहीं मोल लेना चाहता। हमारे साथ कैप्टन शाम मौजूद हैं। सर, आप जैसा नेवल एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है, जरा बताइए सर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में क्या हो रहा है और ये जो ताजा हमला हुआ है, ये अंजाम देकर ईरान क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ ये नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का, आर्थिक नाकेबंदी की भी कोशिश, और दूसरी तरफ इस टैंकर पर हमला, बताने की कोशिश ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कोई भी जहाज बिना ईरान की इजाजत के गुजरेगा नहीं। धन्यवाद समीर, जय हिंद, शानो वरुणा। कुछ रोचक तथ्य। लगातार 28 फरवरी से युद्ध एक दिन भी बंद नहीं हुआ। पहली बात, कई लोग सोचते हैं मिसाइल्स नहीं चली तो युद्ध बंद हुआ, ऐसा नहीं है। किसी न किसी तरह से ऑपरेशनली युद्ध चल रहा है, अंदर अंदर, बाहर बाहर, पानी के अंदर, ये सारी चीजें। मई के महीने में जब आपके चैनल पे मैंने 4 बजे ये सूचना दी कि 600 माइल्स क्लियर कर दिया अमेरिका ने और एक रूट स्टैब्लिश कर दिया है, तब इसके कम टेकर्स थे। आज जब ट्रंप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन नेवी ने कहा कि हॉर्मुज़ माइंस से फ्री है और इसके साथ साथ 3 रूट स्टैब्लिश हो गए हैं। जहां तक ओमान और ईरान की बात है, वो बात कर रहे हैं। ओमान को धमकी भी देता अमेरिका, दोनों बात भी करते हैं और पाकिस्तान के लोग मीडिएट भी करते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है समीर? 3 रूट बने हैं वहां पर। एक जो लद्दाख के पास से जा रहा है और आ रहा है, जो ईरान का रूट है, दूसरा जो पहले से था, और तीसरा जो आईएमओ ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और ओमान ने मिलकर ओमान के पास से निकाला है। और ये 3 रूट स्टैब्लिश्ड हैं और तीनों रूटों से लोग जा रहे हैं। अजीब सी घटना है। अब ये बताइए, रिस्क तो होगा, इंश्योरेंस तो बढ़ेगी। एक बात आपको कहूं, आईआरजीसी का अटैक कहां हुआ? ये ओमान वाले रूट पर हुआ, नीचे वाले सदर्न रूट पर, क्योंकि अमेरिका कहता है कि हमारे अंडर में, कंट्रोल में है, और ट्रंप की माने तो वो कहते हैं हॉर्मुज़ अब हमारे नियंत्रण में है। नहीं सर, और ये जो ओमान वाला रूट है, वहां से कोई शिप गुजरे, इसके लिए ईरान तो तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि इसी रूट से गुजरना होगा और हमारी परमिशन लेकर गुजरना होगा। यही है ना दिक्कत। इसीलिए तो अटैक किया उसने। ये अटैक वहां हुआ, ये ओमान के कोस्ट पे हुआ है, और पानी का गहराई वहां कम है, पत्थरों से टकरा भी जाते हैं बल्क कैरियर्स, फिर भी अमेरिका के कंट्रोल में ये रूट है, क्योंकि यहां पर उसने पूरी तरह से माइन क्लियर कर दिया है। ये लगातार होता रहा, रात को होता रहा, दिन को होता रहेगा, और भी होता रहेगा। फिलहाल स्थिति यही है जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां से कहीं भी तनाव के कम होने की कोई उम्मीद है। देखिए, आर्थिक स्ट्राइक से लेकर यह खबर आ रही है, आर्थिक स्ट्राइक को लेकर ईरान ने काफी नाराजगी जताई है अमेरिका के इस बड़े फैसले पर। अमेरिका पर हमले की चेतावनी दी है। ईरानी डिप्टी विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा, ईरान पर हमले हो उससे पहले यूएस पर अटैक। तो देखिए, एक तरफ तो बड़ी तैयारी अमेरिका की हो रही है आर्थिक हमले की, वहीं दूसरी तरफ यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ समय बाद अमेरिका जरूर बड़ा प्रयोग करेगा फिर से, और इसी को देखते हुए गरीबाबादी ने कहा कि ईरान के ऊपर हमले उससे पहले हमें यूएस पर अटैक करना है। तो देखिए, ईरान फिर तैयार, नए युद्ध की क्या होगी शुरुआत? ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, और पहली चेतावनी, जो 2 धमकियां हैं उसमें पहली चेतावनी क्या है उनकी, वो हम आपको बता देते हैं। हम अमेरिकी हमलों का इंतजार क्यों करें, यानी किसी प्रिएम्प्टिव एक्शन की वो बात कर रहे हैं, इंतजार करने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी धमकी की सभी शर्तें पूरी होने पर ही हम हॉर्मुज़ को खोलेंगे और तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हम पहले अमेरिका पर हमले कर सकते हैं, यह संभावना भी वो बता रहे हैं, और हॉर्मुज़ से अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाए। बार बार ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज़ से जो अमेरिकन कंट्रोल है उसको खत्म करे अमेरिका। इसका मतलब क्या है? ईरान को बड़ा सैन्य झटका हो सकता है, क्योंकि ईरान को दिखाई दे रहा है कि अमेरिका किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि उससे आगे बढ़कर पहले हमले की भी बात ये कह रहे हैं। हॉर्मुज़ सुरक्षित नहीं, शर्तें पूरी होने तक ईरान रास्ता नहीं देगा, ईरान अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। जिन शर्तों की बात हुई थी वो शर्तें पूरी हों। ब्रजेश सर, सवाल तो यही है कि कौन सी शर्तें, किस बात की शर्तें? जो डील हुई, जो सहमति हुई, उसका तो इस पूरे 60 डेज में किसी ने पालन नहीं किया। हमले होते रहे, पाबंदियां लागू रहीं, हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ता रहा, एक दूसरे के ऊपर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी देशों पर भी अटैक किए गए। तो किस संधि और किस सहमति की बात की जा रही है ईरान की तरफ से? रवि, ये तो बहुत ही एक्टिव हॉस्टिलिटीज चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में,
जो संधि हुई थी 60 दिनों की वो भी खत्म हो गई। अभी ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे फेज में चले गए हैं वॉर के, जो कि इकोनॉमिक नाकेबंदी का फेज है। इस तरह की लड़ाइयाँ हुई तो हैं पास में, लेकिन इतने बड़े देश के अगेंस्ट इस तरह की नाकेबंदी शायद नहीं हुई है, और ये शायद एक नई चीज़ भी है। 2-3 चीज़ इसमें नज़र आती है। एक, ईरान के ऊपर फिनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनके एसेट्स बंद हैं, उनके एसेट्स सीज किए गए हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और लुक छिप करके थोड़ा बहुत करके शैडो फ्लीट द्वारा या छोटे छोटे इलिसिट रिफाइनरी के द्वारा चीन को ऑयल बेच पाते हैं, या फिर लैंड रूट के जरिए थोड़ी बहुत ट्रेड कर पाते हैं, या फिर कैस्पियन सी नॉर्थ के ज़रिए वो ट्रेड कर पाते हैं। उनके अंदर के यहाँ पे अंदर में इश्यूज हैं। इन्फ्लेशन देखते हैं जो कि डेटा कम आता है, 50% से ज़्यादा है। देयर इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ईरान। वो कब तक झेल पाएंगे? देखिए, लड़ाई के ऊपर में साई ऑपरेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉर कहते हैं कि हम बातों से करते हैं, इधर के देश उधर के देश, वो कब तक चलेगा? दूसरी बात, ईरान के अंदर शासक किसका है? क्या IRGC ज़्यादा अभी भी कॉल करती है शॉट्स को जी, या फिर उनके जो पुराने जो तत्व हैं वो लीड कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट हैं या क्लर्जी हैं? ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात सही है, अमेरिका का जैसा दावा है, उनके जो स्टेट जो सेक्रेटरी कह रहे थे इकोनॉमिक्स के कि भाई हम लगाएंगे इस दफ़ा सैंक्शन, और सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी भी लगाएंगे और उसके बाद भी सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन मनीष, सवाल यह है कि ईरान इतने दिनों से अमेरिका के सैंक्शंस तो झेल रहा है। ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में चौपट है ही इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब अगर 2-4 प्रतिबंध और लग जाएंगे तो उससे ईरान की सेहत पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मसला यह था कि 60 दिन के अंदर अंदर अमेरिका की एक्सपेक्टेशन यह थी कि जो ब्लॉकेड है हॉर्मुज स्ट्रेट में वो ईरान खत्म करे। ईरान ने साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो अब आगे क्या, आगे मुमकिन क्या है? देखिए, ये बात तो सही है कि ईरान दुनिया के उस चुनिंदा मुल्कों में से है जो बीते कई दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है। हाँ। और उस प्रतिबंध के बीच में ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर लड़कर दिखा दिया कि प्रतिबंधों के बाद भी कोई देश सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये उम्मीद करना कि ट्रंप के किसी इकोनॉमिक वॉर से ईरान अभी कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि ठीक है, नाकेबंदी जिस स्तर पर की गई है तो ईरान की तकलीफों में कुछ और इजाफा हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान खत्म हो जाएगा। तो फिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अमेरिका को जो दोबारा जंग की तैयारी करनी है, जिसके लिए खास तौर पर उसके पास जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल चाहिए, उसकी जो कमी है उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका को समय चाहिए। 2-4-6 महीने का अभी समय चाहिए। और उस समय के बीच में अमेरिकी जनता ट्रंप से यह ना कहे कि बताओ आप सुपर पावर होकर भी ईरान से कैसे हार गए। तो इसीलिए उन्होंने युद्ध का नया नाम दे दिया है कि डी डे, इकोनॉमिक डी डे। हकीकत यह है कि ट्रंप इस वक्त वहां से एक फेस एग्जिट चाहते थे, और ये इस बात का खुलासा खुद इस रूप में हो चुका है कि किस तरह पाकिस्तान से जनरल मुनीर को भेजा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इस हालत में है कि वो ईरान को डिक्टेट कर सके। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान और अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो रहा है। दुनिया इस बात की उम्मीद ना रखे कि ये अब खत्म होने वाला है। रूस यूक्रेन की तरह ये महीनों नहीं कई साल चलने की स्थिति में अभी दिखाई दे रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है, ये तो समझ में आ रहा है। और देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको जल्दी से बता दें। हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल सप्लाई फिलहाल जारी है। हॉर्मुज में 15 जगहों से ऑयल की सप्लाई हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये जानकारी सामने आई है। जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उनके जरिए ये खबर सामने आ रही है। शटल टैंकर के जरिए ऑयल ट्रांसफर तो किया जा रहा है। 15 जगहों से ऑयल की सप्लाई हो रही है और सैटेलाइट पिक्चर्स इसकी गवाही दे रही हैं। और ईरानी हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान, जहां पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों में तबाही। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इंटेलिजेंस साइट्स और सर्विलांस उपकरण नष्ट हुए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने तबाही मचाई।
तो ये है ईरान युद्ध पर नया पर्दाफाश, अमेरिका में विनाश। जी हां, दावा देखिए क्या है। ईरानी हमलों से अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिमी एशिया में 200 से ज्यादा अमेरिका के ठिकाने नष्ट हो गए, तबाह कर दिया ईरान ने इन ठिकानों को। अमेरिका को डर क्या है? सैन्य ठिकानों की दोबारा मरम्मत से अब अमेरिका डर रहा है। सैन्य ठिकानों को कहीं और शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। ईरानी मिसाइलों की रेंज से दूर ले जाने की प्लानिंग हो रही है। खास करके जॉर्डन और इजराइल में कहीं शिफ्ट करने की इसको तैयारी है। अब कहां ज्यादा नुकसान हुआ है? बहरीन, कुवैत, कतर के अमेरिकन जो बेसेस हैं वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची है। बड़ी बात यह है कि 1947 में CIA के बनने के बाद पहली बार अमेरिका को इस कदर नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये है वो कड़वी हकीकत जिसको दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता अमेरिका, दिखाना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान की अमेरिका को चेतावनी क्या है? दुश्मन को अपनी जमीन से भगाएंगे, दुश्मन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम करेंगे। IRGC ने अमेरिका को धमकी दी, हमारी सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सर, तो क्या ईरान का वो सपना सच होने वाला है कि खाड़ी देशों में कहीं भी अमेरिकन बेसेस मौजूद ही ना हो? जहां जहां अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं या तो उनको तबाह कर दिया जाए या फिर अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाए कि उसे अपने सैन्य ठिकाने कहीं और शिफ्ट करने पड़े। क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है? समीर, ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल, मैं शुरू में ही कह दूं क्योंकि ये बहुत दूर की घटना लगती है मुझे। अमेरिका किसी भी तरह से कहीं भी कमजोर गल्फ कंट्रीज में नहीं हुआ है और पूरी तरह से उसने 6 GCC नेशंस को पहलू में लिया हुआ है पहले दिन से। इसलिए ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करते ईरान पे। ईरान इनके ऊपर जरूर अटैक कर रहा है, इनकी सोवरेनिटी पे अटैक कर रहा है। UAE का देखिए सैंक्शन लगाया उसने, सेकेंडरी सैंक्शंस, भारत, चाइना, रशिया, कई ऐसे देश हैं जो उसमें प्रभावित हो सकते हैं, वो भी कह रहा है अमेरिका। और UAE ने जो तोड़ा है उससे ट्रेड रिलेशंस, वो भी ये इंडिकेट करता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक तरह से होगा। धीरे धीरे लोगों को तोड़ना पड़ेगा अमेरिका से, तो ईरान से संबंध, तो ट्रेड और कमर्स भी रुकेगा, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस का प्रभाव बढ़ेगा। और जहां तक बात हुई ओमान की, तो ओमान जो ये मीडिएशन कर रहा है ना, एक और बात समझिए, छोटी सी समय दीजिए मुझे। IMO जो है यूएन का ऑर्गेनाइजेशन। सर, ये दोनों तरफ से हो रहा है ना। अमेरिका को लग रहा है कि भाई देखिए हमारे जो सैन्य ठिकाने थे GCC देशों में, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है, तो अब यहां पर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा क्यों करो? खाड़ी देशों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी तो ले सकता है लेकिन सुरक्षा कर नहीं सकता। ईरान ने इस कदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं इन्हीं अमेरिकन बेसिस पर जिसमें इन GCC देशों का भी नुकसान हुआ है। तो ये तो दोनों तरफ से चीजें हो रही है ना। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये 6 के 6 देश लगातार अमेरिका के साथ खड़े हैं और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं सुनोगे कि यहां से हमारी फौजें हटा दो, हम असुरक्षित हैं। इनफैक्ट सारी चीजें अमेरिका की तरफ जा रही है धीरे धीरे। वो एक तरह से आप मान के चलो कि रूट भी स्टैब्लिश कर रहा है, शिपिंग को निकाल भी रहा है, IMO के साथ भी मिला हुआ है और एक रूट बना भी दिया है। IMO ये कहता है, ये एक बात और, ओमान और ईरान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंदर घुसना है तो आप IRGC के कंट्रोल में लड़ाक के बगल से घुसोगे और बाहर निकलना है तो ओमान की खाड़ी के पास से, उसके कोस्ट से निकलोगे। ये उनका फाइनल वर्डिक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऐसा मानेगा नहीं कोई भी कंट्री। अगर जाएगा शिप अगर ईरान के बगल से, उसको चेक करेंगे, सीज कर लेंगे, उसको विजिट करेंगे, बोर्ड करेंगे, जो मंजूर नहीं होगा। वॉरशिप्स का क्या होगा? तो ये ओमान और ईरान वाली बात नहीं हो सकती। 1968 में IMO ने जो रूट स्टैब्लिश किया था सेंट्रल वाला, वो अभी डिफंक है और फिलहाल स्थिति यही है कि अमेरिका धीरे धीरे साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ अपना सैनिटाइजेशन बढ़ा रहा है और प्रभाव बढ़ा रहा है। जी सभी दर्शकों को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। अब ईरान पर हमलों का इरादा नहीं, ये कह रहे मार्को रूबियो। हमलों की वजह ईरान पर प्रतिबंध जरूरी, यानी कि अभी वो जो कदम उठाया जा रहा है प्रतिबंधों का, आर्थिक प्रतिबंधों का, उसके पक्ष में ये बयान दे रहे हैं, न कि जंग के पक्ष में। सवाल यही है कि क्या ईरान को या किसी को इस बयान पर भरोसा होगा? और इस बीच देखिए ईरान की संसद के स्पीकर हैं कालीबाफ। इनका नाम आपने इससे पहले भी तमाम बार सुना होगा। कालीबाफ की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और वो दावा क्या है आपको बताते हैं। अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध नाकाम, अमेरिका सैन्य लड़ाई में भी नाकाम रहा। यानी कालीबाफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जंग में तो अमेरिका को हमने हरा दिया, लेकिन ये जो उसकी आर्थिक नाकेबंदी है, ये जो आर्थिक लड़ाई लड़ने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, इसका भी कोई फायदा उसे
मिलेगा नहीं। और इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है, युद्ध खत्म करना ईरान की प्राथमिकता, पड़ोसी देशों के साथ एकता बनाने की कोशिश, ईरान को हराना मुश्किल, दुश्मन को यह जानकारी है। तो पेजेश्कियान ने जो बयान दिया है उसमें दो बातें साफ दिखाई दे रही, एक तो कि इस वॉर को खत्म करना प्रायोरिटी है और जो आसपास के देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहे, उनके साथ यूनिटी बनी रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो दुश्मन हैं उनको ये पता है कि ईरान को हराना मुमकिन नहीं है। ब्रजेश सर, ये जो एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग बयान देते दिखाई दे रहे हैं पेजेश्कियान, पॉलिटिकल लीडरशिप है और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आस पड़ोस के जो देश हैं उनको कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि हम कोई लॉन्ग टर्म दुश्मन हैं। सिर्फ मौजूदा युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध को खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता है। रवि, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। क्या ये उनके अपने होम ऑडियंस के लिए थी या इंटरनेशनल ऑडियंस की थी, ये अलग अलग डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। लेकिन कोई भी लीडर ये ज़रूर कहेगा कि अमेरिका जो है नाकाम रहा है वेपन के ज़रिए, फोर्स के ज़रिए हमको चीज करने के लिए, और आगे भी इकोनॉमिक सैंक्शन से हमारा मन बदल नहीं सकता है। तो वो एक तरह से अपने यहाँ रिजॉल्व दिखा रहे हैं अपने देशवासियों के साथ में। हालांकि ये बात सही है, अमेरिका की जो छवि है मिडल ईस्ट के अंदर उसको भारी खतरा हुआ है। पहले सिएटो था, फिर सेंटकॉम था, ये 50-60 से ये पैक चला आ रहा था और अमेरिका के जो बेसेस रहे हैं, बहरीन में हो, कुवैत में रहो, इराक में रहो, सऊदी में रहे, वो कई सालों से हैं। लेकिन ये देखा गया वॉर के बाद में शायद ये उतने इफेक्टिव नहीं है, नाकाम तो नहीं कह सकते, उतने इफेक्टिव नहीं है। तो अमेरिका के छवि के ऊपर में एक ज़रूर घात हुआ है जिससे ईरान को थोड़ा फ़ायदा मिला है। और हम देखते हैं इसी को कर करके जो एक एग्रीमेंट ट्राइपार्टाइट हुआ है टर्की, पाकिस्तान, सऊदी को, इसी बात को लेके ये भी अमेरिका के साथ चलता है। ये सुन्नी वर्ल्ड जो है इकट्ठे रहेंगे, ईरान जो शिया है उसके अगेंस्ट, जिसके अंदर पैसे मिलेंगे सऊदी अरेबिया से, ट्रूप्स मिलेंगे पाकिस्तान से, टेक्नोलॉजी और आर्मामेंट मिलेगी टर्की से। तो ये भी घेराबंदी ईरान के अगेंस्ट ही है, लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखेंगे। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इकोनॉमिक सैंक्शन एक नया पहलू है और हम में से कोई इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। मगर लगता ये है कि दुनिया समझ गई है लिमिट्स ऑफ मिलिट्री पावर। आप मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके दिल और दिमाग लीडर का बदल सकते थे, वो शायद अभी नहीं हो पा रहा है। तो एक नई चीज आप ट्राई कर रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन। ठीक है सर। देखिए, और इस बीच एक अहम खबर है, पश्चिम एशिया में फिर लौटेंगे अमेरिकी राजनयिकों को फिर तैनात करने की तैयारी है। ईरान युद्ध के वक्त खाली कर दिए गए थे तमाम दूतावास, अब अमेरिकी विदेश विभाग के दस्तावेज के जरिए ये खबर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया गया है, ये खबर ब्रेक की गई। तो ईरान के इंतकाम से डर है अमेरिका का, क्या इसे सरेंडर माना जा सकता है? देखिए दावा क्या है, सबसे पहले यह समझिए, ईरान से टकराव के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला सामने आ रहा है। पश्चिमी एशिया में राजनयिकों को, डिप्लोमैट्स को वापस भेजने की तैयारी में है अमेरिका। फरवरी में युद्ध के वक्त वापस बुला लिए गए थे राजनयिक, इसी हफ्ते धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू कर सकता है अमेरिका। संकेत इसके क्या है? अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका कम है। सवाल यह है कि क्या डील ना होने पर भी ईरान पर हमले नहीं करेगा अमेरिका? प्लान क्या है? सबसे पहले लेबनान में अमेरिकी दूतावास के जो कर्मचारी हैं वो वापस लौटेंगे। इजराइल, जॉर्डन और ओमान का पूरा स्टाफ वापस आएगा। यूएई, कुवैत और बहरीन में 75% तक सीमित रहेगा स्टाफ, ये तय किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, यानी क्या अमेरिका इस जंग में एक तरह से अपनी हार को स्वीकार कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है? क्या ईरान के दावों में दम नजर आ रहा है? क्या मार्को रूबियो की बातों में भी वजन हम साफ तौर पर देख सकते हैं जब वो ये कहते हैं कि नहीं, अब जंग तो नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे,
अब आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान को क्या की जाएगी, यह कहकर अपनी फेस सेविंग कर रहा है क्या अमेरिका? देखिए, अमेरिका का जो मकसद था, जो कि उचित मकसद नहीं था, जायज मकसद नहीं था, वो सफल नहीं हो पाया इसमें, ये बात है। ईरान सरवाइव कर गया, ईरान ने खुद को बचा लिया। इसे ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, देखा भी जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अमेरिका का इतिहास आप देख लें, सीरिया में उन्होंने 8-10 साल कोशिश की, 10 साल के बाद वो फाइनली सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने में कामयाब हुए। लीबिया में 2003 से 2011 तक वो लगे रहे, तब जाकर गद्दाफी की मौत हुई। इसलिए ये सोच लेना कि अमेरिका दोबारा नहीं आएगा, मुझे लगता है कि ये ईरान की गलती होगी। दोबारा अमेरिका आएगा। हाँ, अभी देखिए ईरान को झांसे देने के लिए अमेरिका की तरफ से क्या किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्री में जो उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स हटा लिए थे जंग के पहले, उन्हें दोबारा से भेजा जा रहा है। मतलब अभी अगले कुछ हफ्ते जंग नहीं होगी या 2-4 महीने जंग नहीं होगी, और ये एकदम कैलकुलेटेड टाइमलाइन है कि जब तक कि अमेरिका दोबारा से अपने जरूरी के हथियार बना नहीं लेता है। एक बार जैसे ही उनके तर्कस में वो तीर आ गए, वो साजो सामान आ गए, फिर कोई और बहाना बनाकर कि मुश्तबा का मुंह बड़ा टेढ़ा है, ये कहकर वो लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो लेकिन अमेरिका दोबारा आएगा, तब तक का टाइम है ईरान को भी अपने जो आर्सेनल है उसमें ज्यादा और मिसाइलें तैयार करने के लिए। बिल्कुल, और ईरान शायद उसकी तैयारी कर भी रहा है, क्योंकि ईरान को भी इस बात का आभास है कि आज नहीं तो कल शायद ये टकराव फिर से होगा। और अमेरिकी हमलों पर ईरान का दावा सामने आया है। युद्ध के दौरान भी पावर प्लांट का निर्माण किया। ईरान के ऊर्जा मंत्री का बड़ा दावा, हमले में एनर्जी सेक्टर को नुकसान नहीं, हमारे पास अच्छी तादाद में पावर प्लांट, हमारा एनर्जी सेक्टर खत्म नहीं होने वाला।